गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय में हम आज की जो हमारे भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौती है वो है क्षेत्रवाद, और क्षेत्रवाद के संबंध में आज हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से क्षेत्रवाद रीजनलिज्म हमारे देश के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती बनकर उभर रहा है। हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी एकता अखंडता के लिए किस प्रकार से ये हमें प्रभावित कर रहा है, इस संबंध में आज की कक्षा में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, हम सभी को पता है, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है और इस दौरान भी हम अध्ययन कर रहे हैं कि जो हमारा देश है वो विविधता वाला देश है। आपको पता है भारत को उपमहाद्वीप कहते हैं, आपने ज्योग्राफी में तो जरूर पढ़ा होगा। ये उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? जो जिस प्रकार से देखते हैं, अब मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करूंगा इस मैटर पर, कि जिस प्रकार से किसी भी देश में एक किसी बहुत बड़े महाद्वीप में जो एक भौगोलिक भिन्नता मिलती है, महाद्वीप की बात कर रहा हूँ कि किसी महाद्वीप में जो भौगोलिक भिन्नता मिलती है, जैसे कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर उपजाऊ जमीन है, कहीं पर बंजर भूमि है, कहीं पर बर्फ से ढका हुआ पूरा पर्वतीय प्रदेश है, कहीं पर घने जंगल हैं, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर खाने हैं। मतलब हर एक प्रकार से जो प्राकृतिक विविधता होती है ना, वो प्राय किसी देश में नहीं होती, वो बहुत बड़े महाद्वीप के अंतर्गत होती है, जो अलग अलग देशों में होता है। लेकिन प्रकृति से हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है, जो हमारा भारत देश है, इसको उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है कि जो महाद्वीप में जो विशेषता पाई जाती है वो इस देश में मिलती है। आपको आप देखेंगे कि यहाँ पर थार का रेगिस्तान है, तो यहाँ पर आप लेह लद्दाख में जाएंगे तो वह बर्फ का बहुत बड़ा आपको रेगिस्तान मिलेगा। यहाँ -25-30 डिग्री मिलेगा, तो यहाँ आप आएंगे थार के रेगिस्तान में तो आपको वहाँ पर 50% 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलेगा आपको। यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश बिहार का जो भी गंगा का हमारा जो मैदान है, यहाँ पर आप देखेंगे हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा के जो घने जंगल हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है, हमारा आप पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट देखेंगे, या हमारा जो उत्तर पूर्वी के जो भी हमारे राज्य हैं वहाँ का जो आपने पारिस्थितिकी तंत्र देखेंगे। तो मतलब आप जो देखते हैं कि जो किसी महाद्वीप की जो विशेषता होती है वो हमारे देश के अंदर विद्यमान है। हमारा हर एक राज्य भौगोलिक दृष्टि से अलग विशेषता रखने वाला राज्य है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि प्रकृति ने हमारे इस भारतवर्ष को अपने अनेकों विशेषताओं से, अनेक विविधताओं से समायोजित किया है। अब यहाँ पर केवल भौगोलिक विविधता नहीं है, यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता भी है, भाषाई विविधता भी है, बहुत कुछ हमें ऐसी विविधता देखने को मिलती है। यद्यपि ये भिन्नता हमारे लिए कौतूहल के कारण बनती है, तो कई बार अतिवादी के कारण शासन के लिए व्यवस्था निर्माण में समस्या भी पैदा करती है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो प्राकृतिक भिन्नता है तो वहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता है कभी कभी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण भी बन जाती है, तब फिर हमारे लिए बहुत बड़ा एक चुनौती बनकर उभर जाती है। अब देखिए, आज़ादी के समय हमारा भारत आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा सक्षम राष्ट्र नहीं था, क्योंकि हम सभी को पता है कि अंग्रेजों ने पिछले 200-250 सालों तक जो शासन किया और जिस प्रकार से हमारा शोषण किया, हमारे भारतवर्ष को पूरी तरह से उन्होंने अपने हितों के लिए ब्रिटिश सरकार ने जिस प्रकार से शोषण किया, तो आर्थिक दृष्टि से हमसे बिल्कुल पिछड़ चुके थे, बहुत ही कमजोर थे। आर्थिक दृष्टि से हम बिल्कुल बहुत ही निचले पायदान थे। विदेशी शासकों ने हमारी अर्थव्यवस्था का अत्यधिक दोहन किया, प्रांतों का असंतुलित विकास अंग्रेजों ने अपने हितों के अनुसार किया। अब अंग्रेजों का मकसद थोड़ी था कि हम भारत का विकास करें, उनका मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से कितना लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि उनको पता कि देर से देर स्वतंत्र करना ही पड़ेगा। तब क्या करें, तो उन्होंने जो भी उनको उपयुक्त लगा, तो जहाँ भी जैसे हमारे समुद्र किनारे वाले जो राज्य हैं वहाँ पर उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान थे, तो वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन जो दूर दराज या भू आबद्ध क्षेत्र हैं वहाँ पर वो ज्यों के त्यों बने रहे, तो काफ़ी कुछ विषमताएँ, यहाँ जो परिस्थितियाँ असमान पैदा होती गई। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हमारी संघीय सरकार ने
राज्य पुनर्गठन व अन्य उपायों द्वारा असंतुलन की इस व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया। अब अंग्रेज चले गए, देश स्वतंत्र हो गया, हमारी संविधान सभा द्वारा निर्मित हमारा संविधान भी लागू हो गया, सब कुछ अब देश में संतुलित विकास की बातें होने लगी। तो अब जो भी समस्याएं थी, इन समस्याओं को देखते हुए जो भी असंतुलन था उसको ठीक करने के लिए हमारी सरकार ने काम शुरू किया। अब प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इत्यादि के कारण क्षेत्रीय भिन्नता मौजूद रही। अब देखो, हर राज्य की एक जैसी स्थिति तो है नहीं। क्या राजस्थान में जो रेगिस्तान है, थार का जो रेगिस्तान है, क्या यूपी बिहार में है, क्या गुजरात में है, क्या महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना में है, क्या नहीं है ना। हर राज्य के अलग अलग अपनी प्राकृतिक संसाधनों की अलग अलग उपलब्धता है और कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही हुई जिनका अभी तक हमको निदान कर ही नहीं सकते। क्षेत्रीय भिन्नता है वो आज भी बनी हुई है। अब स्वतंत्रता के बाद राज्यों के गठन की जो प्रक्रिया हुई उसमें राज्यों का निर्माण और ब्रिटिश प्रांतों का विलय, देशी रियासतों का एकीकरण, राजनीतिक सामाजिक एकीकरण के जो फलस्वरूप हुआ उसमें भी अपन को ये सब देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि विभिन्न परिस्थितियों से होते हुए हम जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं तो काफ़ी कुछ उसमें राज्यों की अलग अलग हमें भिन्नताएं दिखाई दे रही है। जाति, धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति विशेष की जो अग्रणी छवि आदि ने भी राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया को प्रभावित किया है। देखो, जो फजल अली आयोग जिसको कहा जाता है, या दूसरा सा नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। जब ये गठित किया गया तो उस समय आपको पता है कि भाषा के आधार पर हम राज्य को गठन करने की जो मांग थी उस मांग को ठुकराने के लिए या जिस मांग को किस आधार पर रखा जाए, क्योंकि आपको पता है इससे पहले कई समितियाँ बनी थी, कई समितियाँ बनाई थी। तो सभी समितियों जैसे जेवीपी समिति है, इन सभी समितियों ने मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर अगर राज्यों का गठन किया गया तो भारत में ये चीज़ हमारी एकता अखंडता के लिए बाधक सिद्ध होगी, इसलिए भाषा के आधार पर नहीं। लेकिन जब देखते हैं कि 1953 में जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया और श्री रामुलु कोटी ने जिस प्रकार से अनशन के दौरान अपने प्राण त्यागे थे, उसके बाद में ये राज्य पुनर्गठन आयोग ने ये बिल्कुल सुझाव दिया था कि आप बताइए कि इन अब राज्यों का किस आधार पर गठन किया जाए। तो फजल अली आयोग ने ये पूरा ये देखा, तो गठन करते समय जाति, धर्म, संप्रदाय इन सभी को आगे रखते हुए इन्होंने पूरी तरह से ध्यान अपने केंद्रित किया कि किस प्रकार से राज्यों का गठन किया जाए। आर्थिक विकास का स्तर, नौकरशाही की राजनीतिक प्रतिबद्धता, क्षेत्रीय आकांक्षा, भौगोलिक स्वरूप के कारण ही राज्यों में क्षेत्रीय संतुलन विद्यमान रहे। अब देखो, हर राज्य का एक जैसा आर्थिक विकास नहीं था, तो आर्थिक विकास के जो स्तर है उसमें भी अपन को चयन देखने को मिलता है। फिर जो भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसकी राजनीतिक जो प्रतिबद्धता है वो भी प्रभावित की। क्षेत्रीय आकांक्षाएं, हर राज्य की अपनी जो एक रीजनल आकांक्षाएं होती हैं कि हम ये प्राप्त करना चाहते हैं, ये हिस्सा हमारे होना चाहिए, इस प्रकार की। तो ये सब भौगोलिक स्वरूप के कारण राज्यों में क्षेत्रीय संतुलन ज्यों का त्यों बना रहा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एकमात्र लक्ष्य आज़ादी प्राप्त करना था और उस दौर में ये आकांक्षा बिल्कुल गौण थी, क्योंकि हम सबका मकसद क्या था कि हम इस ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति पाए, हमें स्वतंत्र होना है। उस समय ये जो मुद्दे थे ये गौण थे, प्राथमिक नहीं थे। लेकिन 1947 के बाद में ये जो मुद्दे हैं वो प्रधान हो गए, प्राथमिक हो गए। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से विभिन्न प्रांतों की मांग को क्षेत्रवाद ने और भी ज़्यादा प्रभावित किया। जब स्वतंत्र हो गया तो अब क्या करें, तो अब इन राज्यों ने क्या किया, अपने जो मुद्दे थे उन मुद्दों को आगे बढ़ाकर उन्होंने पेश करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो काफ़ी ये जो समस्या बनकर आई बात कि राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी, क्योंकि पहले हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये कोई नहीं चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो। इसलिए उन्होंने काफ़ी राज्यों की मांग उठी थी कि हमारा पुनर्गठन किया जाए। कुछ ऐसे राज्य थे वो ये कहते थे कि नहीं, हमारा अलग राज्य का गठन किया जाए, नवीन राज्य का निर्माण किया जाए, हम इस राज्य में नहीं रहना चाहते, हमारी भाषा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी खान पान अलग है, हम इस क्षेत्र से, हमारा जो क्षेत्र है काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसलिए हमको अलग से राज्य बनाओ। तो नए राज्यों के निर्माण जबरदस्त तरीके से उठ रही थी। और फिर आपको पता ही होगा कि भारत का जो हमारा जो संघ है, अब भारत के कुछ राज्य अर्थात जो हमारी संघ की इकाइयाँ हैं, प्रांत हैं, अब ये भी कुछ ऐसे थे जैसे आप देखेंगे पश्चिम बंगाल है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ऐसे कुछ राज्य हैं। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अधिक स्वायत्ता की मांग उठाना स्वीकार किया
कि हमको ऑटोनोमस पावर ज़्यादा से ज़्यादा दो, हमारे ऊपर केंद्रीय और संघ का नियंत्रण कम से कम रहे और ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्ता हमको दो। ये भी आकांक्षा उनके अंदर बढ़ रही थी। प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के समय विवाद हो रहे थे, ये भी बहुत बड़ी समस्या हो रही थी। केंद्र से अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त करना, अधिक राजनीतिक सहभागिता का दावा। तो आप समझ सकते हो कि इन उपरोक्त कारणों से बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों में क्षेत्रवाद की भावना प्रबल हो रही थी, तीव्र हो रही थी। तो ये सब चीज़ देखा हमने कि ये सब ऐसी परिस्थिति विद्यमान थी जिसके कारण हमारे देश में क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला। लेकिन अगर आपसे अब पूछा जाए क्षेत्रवाद होता क्या है, शब्दों में व्याख्या करनी हो तो क्षेत्रवाद को परिभाषा के तौर पर कैसे समझेंगे? तो आप देखिए क्षेत्रवाद होता क्या है। तो क्षेत्रवाद को इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि स्थानीय निवासियों द्वारा, जो भी उस क्षेत्र विशेष में जो भी रहने वाले स्थानीय लोग हैं, तो स्थानीय निवासियों द्वारा संघ या राज्य की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष या प्रांत से लगा उसकी प्रोन्नति के प्रयास क्षेत्रवाद की श्रेणी में आते हैं। देखिए, जो भी स्थानीय लोग हैं वो जो हमारा संपूर्ण भारत का जो संघ है या हमारा जो भी राज्य है उसकी तुलना में अपने क्षेत्र विशेष को, अपने जो भी एरिया है उसको सबसे ज़्यादा महत्व मानते हुए उसके विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए उसके प्रति लगाव रखना क्षेत्रवाद कहलाता है। समझे आप? मतलब आप अपने क्षेत्र के हितों को इतना प्रमुखता से आप उठाते हैं, भले अपने क्षेत्र के हितों की अपेक्षा हमारे संघ का, हमारे राज्य के हितों का अवमूल्यन होता है तो होने दो, लेकिन मेरे क्षेत्र के मुद्दों को मैं किसी भी हालत में नकारा गुजरने नहीं दूंगा। आई बात समझ में? मतलब क्षेत्र विशेष के हितों को प्रमुखता देते हुए, चाहे राज्य हो या राष्ट्र हो, इससे सबसे प्रमुखता किसको देनी? क्षेत्र के मुद्दों को, और उसके प्रति वो लगाव बनाए रखना या उसकी उन्नति के लिए जो भी जिस प्रकार के जो भी प्रयास होते हैं उनको प्राप्त करना क्षेत्रवाद की श्रेणी में आते हैं या क्षेत्रवाद समझ सकते हैं। ये कहलाता है क्षेत्रवाद। अब इसका जो उद्देश्य होता है वो प्राय बिल्कुल मकसद यही है कि अपना जो संकीर्ण क्षेत्रीय है उन स्वार्थों की पूर्ति करना। क्या है क्षेत्रवाद का उद्देश्य? अपने संकीर्ण क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति करना, जो भी, क्योंकि जिस क्षेत्र से आप आते हो, जिस क्षेत्र की बात उठाते हो, जिस क्षेत्र की मांग करते हो, उसकी जो भी मांग है उसको आप पुरजोर ढंग से इतना प्रबल तरीके से रखते हो कि आप उस क्षेत्र के हीरो बन जाते हो। आपके साथ लोग होते हैं, जनमानस जुट जाता है, उनको लगता है कि हमारी मुक्ति का जो उद्धारक है वो यही है, उसके साथ एक स्वर में खड़े होकर इस प्रकार का मतलब माहौल क्रिएट करना कि हम इनसे से अलग होना चाहते हैं, हमारे अलग है, हमको अलग सेपरेट हमारा राज्य बनाओ या हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्ता दो, अधिकार दो। ठीक है, मतलब ये ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें क्षेत्र विशेष के लोग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों से अन्य अधिक मांग करते हैं। समझ गए आप? मतलब क्षेत्र विशेष के लोग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों की अन्य से अधिक मांग करते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक शक्ति दो, राजनीतिक शक्ति दो, राजनीतिक सहभागिता दो, क्योंकि हम इस क्षेत्र विशेष से हैं, हमको ये अधिकार की प्राप्ति बहुत जरूरी है, हमको दो। अब सोचो हमारी संघ सरकार या राज्य सरकार किन किन की ऐसी आकांक्षाओं और उनकी जो मांगों को पूर्ति करेंगे। अगर एक की तो कई और तैयार हो जाएंगे, इसलिए बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरती है। लेकिन यह है, अभी हमारे लिए एकता, अखंडता और हमारे संविधान के विपरीत है, लेकिन ये समय समय पर देखते हैं कि कई बार उदाहरण देखने को मिलते हैं कि भारत के कुछ पिछड़े हुए राज्य इस प्रकार की मांग उठाते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा क्या है क्षेत्रवाद। अब हम स्पष्ट करते हैं कि क्षेत्रवाद के क्या क्या कारण हैं, क्षेत्रवाद के क्या क्या कारण हैं, उन कारणों को एक एक करके देखते हैं। आखिर क्षेत्रवाद जैसी बीमारी पनपी क्यों, क्षेत्रवाद पैदा ही क्यों हुआ? तो सबसे पहले कारण देखते हैं कि प्रकृति प्रदत्त भिन्नताएं व असमानताएं। प्रकृति प्रदत्त भिन्नताएं व असमानताएं। अब देखो, प्रकृति ने सबको अलग अलग बनाया, सब राज्य जो हैं सबकी अलग अलग भिन्नताएं। अब कोई प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है तो कोई बिल्कुल नहीं है। अब हमारे राजस्थान का जो भूभाग उसका 60-61% बिल्कुल बंजर है, रेगिस्तान है, जब कुछ भी उत्पादकता नहीं हो रही है।
लेकिन आप देखेंगे कि ये जो यूपी बिहार का जो क्षेत्र है बिल्कुल समतल भूमि, उपजाऊ मैदान, उर्वरक मैदान है, वहाँ पर बहुत कुछ पैदा होती है, वहाँ बहुत कुछ होता है, यहाँ बिल्कुल नहीं होता। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो भी खनिज संसाधन है वहाँ पर आप देखेंगे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का जो क्षेत्र है, कोयला उत्पादन क्षेत्र है, लौह इस्पात क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत धातुएं निकलती हैं, बहुत कुछ कोयला उत्पादन होता है। दूसरे राज्यों में कुछ भी नहीं है। कहीं कहीं पर ऐसे राज्यों में जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वन संपदा है, हम यहाँ पर वन संपदा से बिल्कुल वंचित हैं। तो ये जो प्रकृति ने जो भिन्नताएं हैं, तो इससे भी हमारे अंदर भाव ऐसा आता है कि हम शेष से अलग है, हमारी कुछ अलग जो जो जरूरतें हैं हम उनको पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जो पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो हमें हमारे क्षेत्र से लगाव पैदा करके हम उनको प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार पर, हमारी सत्ता पर दबाव बनाने का काम करते हैं। अब जो प्रकृति ने जो भिन्नता की उसको तो कुछ सरकार कैसे बदल सकती है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि प्रशासन द्वारा संसाधनों का समान वितरण का अभाव। और प्रशासन कई बार ऐसा करता है, पर एक क्षेत्र विशेष की बात करें कि जो भी संसाधन है उनका समान वितरण नहीं करता है, अर्थात प्रशासनिक भेदभाव किया जाता है। जो साधन संपन्न व्यक्ति हैं, जो बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, साधनहीन है उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता, उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो उनको धीरे धीरे मन में ये भाव पैदा होता है कि हम इस क्षेत्र में रहते हुए भी हम मुख्य धारा से बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, हम बिल्कुल वंचित हैं, तो हम इसमें रहने का फायदा क्या है। हम हमारा अलग से मांग करेंगे, हम आपको साथ में रहना है, हमको अलग सेपरेट होना है। ये सेपरेशन का भाव वहीं से पैदा हो जाता है। तो मुख्य कारण ये भी बनता है कि प्रशासन के द्वारा जो भी संसाधनों के वितरण के संबंध में जो भी नीति अपनाई जाती है उनका ईमानदारी पूर्वक लागू न हो पाना भी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरता है। अगला देखेंगे केंद्रीय निवेश और विकास संबंधी भिन्नता। अब हमारे यहाँ पर ऐसा हुआ है, ये आप बहुत बड़ी नकारात्मक आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार ने हमेशा उसी क्षेत्र में ज़्यादा निवेश किया है जहाँ पर समान सरकारें देखी गई है। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, अगर दोनों राज्यों में संयुक्त सरकारें हैं तो केंद्र सरकार ज़्यादा अनुदान देता है, ज़्यादा वहाँ पर अपनी योजनाएं लागू करता है, ज़्यादा वहाँ पर केंद्रीय इकाइयों को स्थापित करता है। तो कुछ राज्यों में ऐसा लगता है कि हमारी केंद्र से अलग गैर कांग्रेसी सरकार है और यहाँ पर हमारे केंद्र के द्वारा पक्षपात किया जाता है। केंद्र के द्वारा विकास योजना जारी है, वहाँ पर हमारे साथ पक्षपात किया जाता है। पूरी तरह से केंद्र के निवेश हमारे यहाँ पर नहीं हो पाता है। केंद्र का यहाँ पर रेल का विकास हो, केंद्रीय जो भी बहुत बड़ी बड़ी जो इकाइयाँ हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और जबकि दूसरे राज्यों में बहुत कुछ है। तो इससे भी बहुत बड़ी एक क्षेत्रवाद की समस्या बनती है। कुछ ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण भी रहे हुए। आप देखेंगे कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जो भी समुद्र तटीय राज्य हैं उनका जबरदस्त तरीके से विकास हुआ, वहाँ पर काफ़ी कुछ औद्योगिकरण हुआ है। लेकिन जो इन क्षेत्रों से दूर दराज के क्षेत्र थे वहाँ पर किसी प्रकार का नहीं हुआ है। तो आज जो जिनका विकास हुआ है वो काफ़ी कुछ विकास की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, तो जिनका विकास नहीं हुआ वो आज पिछड़े हुए राज्यों की श्रेणी में आते हैं। तो ये भी कुछ ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण भी ऐसे हुए हैं। दूसरा अपन देखते हैं सांस्कृतिक विविधता। अब इस सांस्कृतिक विविधता एक ऐसी समस्या है कि लोग अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी रूढ़ियों से बने रहना चाहते हैं। समय के साथ उनको बदलाव नहीं करना चाहते। वो अपनी जो भी जिस परंपरा में है, जिस विश्वास में उससे बंधे रहना चाहते हैं, उनसे हटना नहीं चाहते हैं। जबकि कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन्होंने समय के साथ अपना बदलाव करते हुए बहुत कुछ आगे बढ़ चुके हैं। अब सरकार भी चाहती है कि आधुनिकीकरण हो, पुरानी रूढ़ियों से दूर हटें और एक नए स्वतंत्र और इस दौर में जिए और आगे बढ़ें। लेकिन कुछ ऐसे समुदाय हैं, जनता है, वो उन सांस्कृतिक परंपराओं में बंधी रहती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। और अगर कुछ सरकार ऐसा करे तो वो ऐसे समझते हैं कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा में सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है और सरकार के विरोधी हो जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरती है। आप देखेंगे कि सांस्कृतिक विविधता हमको हमारे जो जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जिसमें आप देखेंगे आसाम से लेकर आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, वहाँ पर इस प्रकार की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। ये भी बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरती है। फिर अगला जो कारण है वो भाषाई विविधता से क्षेत्रवाद की भावना को बल मिलता है। अब भाषाएं अलग अलग होती हैं। अब आप देखेंगे जिस प्रकार से पंजाब हरियाणा का विभाजन हुआ है, या फिर आप बम्बई प्रांत जो महाराष्ट्र और गुजरात में अलग अलग दो भागों में विभाजित हुआ, आप देखते हैं भाषा पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हुए कहते हैं हमारी भाषा ही अलग है, तो हम गैर भाषी लोगों के साथ या क्षेत्रों के साथ हम कैसे रह सकें, हमारा अलग से राज्य गठित होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये भी समझ सकते हैं कि भाषाई विविधता के कारण भी क्षेत्रवाद को बहुत बड़ी
मतलब बढ़ावा मिला है, इसको बल मिला है। और भाषा के आधार पर अपने नए राज्यों की मांग का भी उन्होंने आवाज़ उठाई, जो अपन देखते हमारे राजनीतिक इतिहास में देखते हैं। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग हुई और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन में भी काफ़ी प्रमुखता दी। तो ये सब ऐसे कुछ कारण हैं जिनके कारण हमारे यहाँ पर क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला, क्षेत्रवाद के लिए ज़्यादा मांग उठी, और इन सब आधार पर कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद क्यों पनप रहा है।